फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसी का एक नेक्स्ट पार्ट जिस पे हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरह ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, किस तरह से जीडीपी और इसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, वो सारा हमने डिस्कस करा हुआ है पहले चैप्टर पे। इससे पहले जो हमने किया तो हमने देखा फिर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में, हालांकि ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बाकी दो सेक्टर से कम कर रहा है। और याद रखना कि ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर का है, टर्शरी सेक्टर का, सर्विसेज सेक्टर का, ठीक है, हमारे जीडीपी पे। लेकिन एम्प्लॉयमेंट अगर हम बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट ज्यादातर एग्रीकल्चर पे ही है। इंडियन इकोनॉमी भी एग्रीरियन इकोनॉमी कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी को। तो चलिए आज उसी का सेकंड पार्ट देखेंगे हम। हमें टर्सरी नहीं पढ़ना है, हमें सेकेंडरी ही पढ़ना है, इंडस्ट्रियल लेवल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लेवल जो है या इंडस्ट्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर जो था, एग्रेरियन इकोनॉमी जो थी वो प्राइमरी थी, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है ये सेकेंडरी लेवल पे आती है, सेकेंडरी सेक्टर पे आती है, ठीक है। तो टर्सरी हमें पढ़ना नहीं है, याद रखो टर्सरी सर्विस सेक्टर का है जो कि मैक्सिमम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उसी का होता है। तो ये सेकेंडरी सेक्टर है इंडस्ट्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रीज की बात कर लेंगे, ये सेकेंडरी सेक्टर पे आता है। इसको बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ग्रोथ रेट क्या रही है 2019-20 की 2.5%, हालांकि 2018 की 6.9% रही थी। चलिए फिर देखो अब ये जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर भी कहा जाता है। देखो एक तो इसके फीचर्स देखेंगे हम। एक सेकंड, कोई एडमिट होने वाला है, एक सेकंड। चलिए एक तो इसका जो फीचर होता है इंडस्ट्रियल में, इस पे क्या एग्रीकल्चर हमने देखा, उस पे एग्रेरियन जो इकोनॉमी थी या एग्रीकल्चर जो वर्क रहता था, प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर थी, उस पे अनऑर्गेनाइज्ड मैनर रहता था। मतलब एक दिन काम मिलता था, दूसरे दिन काम नहीं मिलता, या 5-6 दिन को काम मिलता था तो फिर एक हफ्ते को फिर से काम नहीं मिलता था, या उनकी इनकम जो थी स्टेबल नहीं थी। लेकिन इंडस्ट्री में एक हैंडसम और इनकम भी यहाँ पे अच्छी होती है, ठीक है, हैंडसम इनकम होती है इंडस्ट्रीज पे, हाँ, और सिक्योर इनकम होती है, ठीक है, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड मैनर नहीं होता है। परहैप्स यहाँ पे अगर देखेंगे हम कि ये मतलब मंथली ही ऑन द बेसिस ऑफ मंथली सैलरी वैली इनको निकलती है, तो सिक्योर इकोनॉमी रहती है यहाँ पे। और एम्प्लॉयमेंट में स्टेबल होती है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कंपेरिजन अगर हम कर लेंगे, यहाँ पे इनकम भी अच्छी होती है और स्टेबल इनकम होती है, ठीक है, मतलब रोज इनको इनकम होती है। ये नहीं कि एग्रीकल्चर पे हमने देखा कि एक सेकंड एडमिट, एग्रीकल्चर पे क्या था कि यार अपने टाइम पे ही आया करो प्लीज, बाद में थोड़ा लेक्चर में आप भी मिस करते हो फिर। तो इनकम यहाँ पे स्टेबल रहती है। एग्रीकल्चर में अनऑर्गेनाइज्ड मैनर था, एक दिन काम मिलता था, 2 दिन काम नहीं मिलता था, ठीक है, या एक दिन 1,000 रुपये मिलता था, दूसरे दिन 500 भी मिलता था, मतलब वहां पे थोड़ा इनस्टेबिलिटी थी। यहाँ पे सिक्योरिटी है इनकम की, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट है, और चेंज स्ट्रक्चर, इसने इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही चेंज करा है। अब बात कर लेंगे हम इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट, ठीक है। हमें पता है, हमने पॉलिटी में भी ये पढ़ा कि बिफोर 1947 इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल था, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के अंडर था। तो 1947 से पहले पहले जब कॉलोनियल रूल यहाँ पे आया, कॉलोनियल रूल से भी पहले यहाँ पे एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इनकी अच्छी खासी ग्रोथ थी, लेकिन इसको भी ब्रिटिशर्स का इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो कॉलोनियल रूल था, सी रूल, कॉलोनियल रूल, इसने टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजिंग किया, ठीक है, इंडस्ट्रीज को तबाह किया, डिमेज किया, दो साइड से। कैसे? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से। देखिए यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की एक अच्छी खासी इंडस्ट्री थी। उसका मतलब ये हैंडीक्राफ्ट का मतलब आपको पता है कि हैंडमेड प्रोडक्ट जो थे यहाँ पे ज्यादा चल रहे थे इंडिया पे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया यहाँ पे, अब ब्रिटिशर्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छी खासी थी, मशीन अच्छे थे, तो ये रॉ मटेरियल यहाँ से, रॉ मटेरियल वो चीज होता है जिसको अभी और प्रोसेस करनी है हमें, ठीक है, और प्रोसेस करने के बाद वो फिनिश्ड गुड आएगा। फिनिश्ड गुड वो होता है जो यूजर की कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करता है, जो कस्टमर फिर अपनी कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करता है, उसको हम फिनिश्ड गुड बोलते हैं। तो इंडिया में जो भी रॉ मटेरियल था वो ब्रिटिशर्स इंपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटेन को इंपोर्ट, ठीक है, इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा था लेकिन ब्रिटिश में इंपोर्ट हो रहा था, याद रखिएगा ये पॉइंट। रॉ मटेरियल इंडिया से इंपोर्ट हो रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था ब्रिटेन को, ठीक है, या ब्रिटेन इंपोर्ट कर रहा था इंडिया से। और फिर ब्रिटिश क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब रॉ मटेरियल यहाँ पे आया,
ब्रिटेन पे रॉ मटेरियल पहुंचा, यहाँ पे फैक्ट्रीज थी या मशीनरीज थी, उस रॉ मटेरियल को वो फिनिश्ड गुड बनाते थे, ठीक है। फिनिश्ड गुड बनाने के बाद अब उनको वो इंडिया के मार्केट में बेचते थे। यहाँ ब्रिटेन क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था इंडिया को। ये सीधी बात ऐसे कि इंडिया का ही रॉ मटेरियल था और इंडिया को ही मार्केट पे भेजा जा रहा था, इसीलिए ये बहुत सस्ते भी होते थे, ठीक है, और इनकी क्वांटिटी भी ज्यादा होती थी, ठीक है, क्योंकि मशीन का काम है, इसीलिए यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट पे बहुत असर पड़ा। तो ये थोड़ा मतलब 1947 से आसिफ भट्ट, ओके, 1947 के से पहले पहले कॉलोनियल रूल में ये बहुत ही इसको डैमेज हुआ था। फिर देखो, अब उतना हमें डीप नहीं जाना है, बस इतनी बात याद रखो कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पहले अच्छी खासी ग्रो कर रही थी, फिर कॉलोनियल रूल का उसका इफेक्ट पड़ा, उसके बाद ब्रिटेन ने इसको थोड़ा डैमेज किया। उसके बाद अगर इंडिपेंडेंस, यहाँ से हमारा टॉपिक आज का एक्चुअली स्टार्ट होता है। देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947, तो सबसे पहले इनका डिलेमा ये रहा, इस तजद्दुद में रहे ये कि हम किस पैटर्न को अपनी कंट्री पे लाएंगे, सोशलिस्टिक को लाए, कैपिटलिस्टिक को लाए, कह रहे कि कौन सा मॉडल हमें सूट करेगा। तो बहुत सारी वहां पे ये क्वेस रहा, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो थी इसको थोड़ा प्रिफर किया तब, ठीक है। एक सेकंड, कोई एडमिट हो रहा है, एक सेकंड, चलिए। यानी कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी पैटर्न जो था उसकी थोड़ा प्रेफरेंस आ रही थी, प्रायोरिटी उसी को दिया जा रहा था, कैपिटलिस्ट को क्यों नहीं। यानी कि यहाँ पे रोल अब गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट सेक्टर, किसको हम, क्या हम इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज कर ले या गवर्नमेंट ही इसको ओन करेगी, ठीक है। तो उस वक्त सोशलिस्टिक का कंसेप्ट आ रहा था, ठीक है, तो यानी कि स्टेट कंट्रोल करेगी। लेकिन साथ ये आप याद रखो कि कैपिटलिस्ट क्यों नहीं, क्योंकि उस वक्त इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतना कोई तगड़ा बंदा था नहीं, ठीक है, इसीलिए कैपिटलिस्ट का उतना उन्होंने सोचा नहीं। तो वो उन्होंने प्रीफर किया सोशलिस्ट इकोनॉमी में। ये तब की डेवलपमेंट है जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947। लेकिन साथ में ही उसके बाद ही एक इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन आ जाता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में। देखिए उसके उसने कौन सा मॉडल को अडॉप्ट किया। इंडिया ने अब बहुत सारी पॉलिसीज इस पे की। इंडिया फ्रेम्ड मनी पॉलिसीज किसके लिए, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ताकि इंडस्ट्री की ग्रोथ इंडिया में हो जाए, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ यहाँ पे हो जाए। तो उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई। तो सबसे फर्स्ट पॉलिसी जो थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ये कब आया, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं, 1948 में। देखिए ये क्योंकि 1948 उसका मतलब फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए इस पॉलिसी को बनाया, इसलिए फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी का आफ्टर इंडिपेंडेंस। आईपीआर भी बोला जाता है इसको, आईपीआर 1948। इसके क्या फीचर्स थे, इन्होंने बोला यार सोशलिस्ट तो ठीक, लेकिन हम मिक्सड इकोनॉमिक मॉडल को लाएंगे। मिक्सड का मतलब होता है कि सोशलिस्ट के करेक्टर्स भी लाएंगे और कैपिटलिस्टिक के करेक्टर्स भी हम लाएंगे, यानी कि मिक्स कर लेंगे दोनों के पैटर्न को, और एक मिक्सड इकोनॉमिक मॉडल बनाएंगे। हाँ, और इस पे क्या होगा, स्टेट जो है इट एक्ट्स एज ए एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर का काम भी करेगी स्टेट, एज वेल एज अथॉरिटी, और कंट्रोल भी करेगी, इंडस्ट्रीज को कंट्रोल भी करेगी स्टेट ही, और एंटरप्रेन्योर का काम भी स्टेट ही करेगी। और इस आईपीआर में कैटेगराइज किया गया इंडस्ट्रीज को कि कौन, प्राइवेट सेक्टर का कितनी बाउंड्री रहेगी, यानी कि कितना हाथ रहेगा इसको इंडस्ट्रीज को सेट करने में, और पब्लिक सेक्टर, पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, याद रखना, पब्लिक सेक्टर का मतलब हमेशा होता है गवर्नमेंट सेक्टर। एक सेकंड, किसी की क्यूरी आई है शायद। सर डिलेमा मीन्स मतलब कंफ्यूजन था उस वक्त, ठीक है, Vivo A1820, अभी आपका ये देखा मैंने चेट, मतलब कंफ्यूजन था उस टाइम। क्लियर हुआ, मतलब कि किस पैटर्न को हम सोशलिस्ट को लाए या इस कैपिटलिस्ट मॉडल को लाए, यानी तजद्दुब में रहे थे वो। तो आईपीआर जब 1948 में आया, इन्होंने मिक्सड इकोनॉमिक मॉडल को अडॉप्ट किया, और इसमें बोला कि स्टेट एक्ट एज ए एंटरप्रेन्योर एज वेल एज अथॉरिटी, यानी कि स्टेट के ही अंडर ये काम कर लेंगे, ये जो है सेट हो जाएंगे इंडस्ट्रीज। फिर इसी आईपीआर के तहत 1948 के अंडर कैटेगराइज किया इंडस्ट्रीज को, किन एरिया में, 4 एरिया में, यानी पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट, में जहां भी पब्लिक करूंगा या वो गवर्नमेंट एक ही बात है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर कौन करेगा और प्राइवेट सेक्टर कहां तक उसकी बाउंड्री रहेगी। तो 4 कैटेगरीज में सबसे पहले जो है स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, या ऐसे बोलेंगे हम, जो इन 4, ये इनका नाम नहीं बोलना प्लीज, ये 3 जो
इंडस्ट्रीज थे, आर्म्स, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे। यहाँ पे इस स्ट्रेटजिक बोलते हैं, मतलब गवर्नमेंट का ही इस पे हाथ रहेगा, सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही इन इंडस्ट्रीज को बना सकती है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही इन इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंडर ये तीन जो इंडस्ट्रीज है, इनको मतलब ये इस्टेब्लिश हो जाएंगे या सेट हो जाएंगे, या इनका पूरा कंट्रोल पब्लिक सेक्टर ही करेगा। सो पहले आईपीआर 1948 में फर्स्ट कैटेगरी थी स्ट्रेटजिक इंडस्ट्रीज, और ये वो इंडस्ट्रीज होंगे जहां पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही ओन करेगा, पब्लिक सेक्टर ही इनको कंट्रोल करेगा। सेकंड कैटेगरी थी इसकी बेसिक की इंडस्ट्री। इस पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों को बोला चलो आप काम करो, प्राइवेट भी करो और पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट भी इस पे काम करेगी। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इट सेट इज बेसिक की इंडस्ट्री। अगर कहीं पे बेसिक की इंडस्ट्री जैसे आयरन, स्टील, कोल, ये 5-6 इंडस्ट्री जो थी, ये बेसिक की इंडस्ट्रीज के अंडर रखा गया। इनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इनका नाम याद रखिएगा। यहाँ पे जो बेसिक की इंडस्ट्री थी, बोला इन्होंने कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेट इज बेसिक की इंडस्ट्री। अगर कहीं पे बेसिक इंडस्ट्री सेट करनी है तो वो कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और कहीं पे अगर बेसिक इंडस्ट्री ऑलरेडी है तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन नई जो है या एस्टेब्लिश नए से नहीं कर सकता है। जी चौधरी जाहिद सर बोलिए, क्या क्वेश्चन है? सर स्क्रीन नहीं आ रही है। आपको ही नहीं है या बाकी को भी यही प्रॉब्लम है? आप बाकी वो आई है। हाँ, रिएंटर रिजॉइन करो, रिजॉइन। कौन, मैं? नहीं जाहिद। अच्छा अच्छा, नहीं आपको है स्क्रीन क्लियर? हाँ स्क्रीन आ रहा है जाहिद साहब। जी जी सर। आप रिजॉइन करो। चलिए फिर जाहिद साहब आप फिर से रिजाइन करिए, देखो आप वही प्रॉब्लम है। चलिए, बेसिक की इंडस्ट्री के बाद थर्ड कैटेगरी रही अब अब थर्ड कैटेगरी में रखा गया इन्होंने इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को, ठीक है। पहले स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, उसके बाद बेसिक की इंडस्ट्री, अब इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। तो यहाँ पे बोला कि यहाँ पे जो कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर आ सकता है लेकिन कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल कौन करेगा प्राइवेट सेक्टर को? स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे जिन इंडस्ट्रीज को रखा गया उनका आपको नाम बिल्कुल भी नहीं जानना है। उसके बाद अदर इंडस्ट्रीज, यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को ही काम करने का मौका था। एक सेकंड, किसी का क्वेश्चन है, आई हैव द सेम प्रॉब्लम ऑफ स्क्रीन Vivo 1820। आपको भी स्क्रीन प्रॉब्लम, तो आप फिर से रिजाइन करिए प्लीज। चलो, अदर इंडस्ट्रीज में यानी कि प्राइवेट सेक्टर को अदर इंडस्ट्रीज के लिए बोला कि आप वहां पे अपना काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्टेट भी अगर चाहे वो भी सेट करेगी अदर इंडस्ट्रीज में, जो यानी कि अदर इंडस्ट्रीज में जिन इंडस्ट्रीज को रखा गया था, अगर कहीं पे ये गवर्नमेंट चाहेगी कि वो कोई इंडस्ट्री बनाए तो वो भी बना सकती है, ठीक है, उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये थोड़ा मतलब रिजिड था, रिजिड आईपीआर जो था ये थोड़ा रिजिड था। अब आगे आगे देखोगे 1991 में बिल्कुल थोड़ा इस पे बहुत सारे चेंजेस आते गए। चलिए फिर उसके बाद 1948 के बाद 1956, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956, ये मोस्ट एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव मतलब डिटेल्ड है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। मोस्ट डिटेल्ड ये आईपीआर था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। कब? 1956 में लाया गया था इसको। इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, दूसरा नाम इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म, ठीक है। ये 2-3 नाम है इसके, ये याद रखना। इसमें क्या किया, पहले में आईपीआर जो 1948 पे आया उस पे 4 कैटेगरी थी इंडस्ट्रीज की, इस पे 3 कैटेगरीज आई इंडस्ट्रीज की, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। शेड्यूल ए पे क्या किया इन्होंने, सिर्फ पब्लिक सेक्टर को, जैसे वहां पे कैटेगरी 1 पे रखा था पब्लिक सेक्टर को, स्ट्रेटेजिक जो इंडस्ट्रीज थे, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को शेड्यूल ए पे रखा गया। और यहाँ पे 17 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज रखी, जो सिर्फ नाम नहीं याद रखना है आपको, ठीक है, जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही वहां पे काम कर सकती है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर का ही कंट्रोल रहेगा। उसके बाद शेड्यूल बी में मिक्सड का मतलब होता है पब्लिक प्लस प्राइवेट, ठीक है। एक सेकंड, चलो शेड्यूल बी समझ आ रहा है आपको? चलिए, शेड्यूल बी में मिक्सड सेक्टर, 12 इंडस्ट्रीज रखे गए शेड्यूल बी में, लेकिन यहाँ पे ऑन कोर करेगा इंडस्ट्रीज को स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज। मिक्सड है, स्टेट भी काम करेगी, प्राइवेट यानी कि गवर्नमेंट भी काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर भी इस पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे
ओनरशिप किसकी रहेगी, स्टेट की। उसके बाद शेड्यूल 3 या सी शेड्यूल, इस पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को ही दिया था, ठीक है, इसका शेयर। लेकिन इस पे रखा गया अदर इंडस्ट्रीज, यानी कि पहले में 17, उसके बाद 12, बाकी जो बचे इंडस्ट्रीज वो शेड्यूल सी में डाला गया। और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे भी, बट स्टेट कैन आल्सो ओपन इंडस्ट्री, अगर स्टेट चाहे, गवर्नमेंट चाहे कहीं पे इंडस्ट्री खोलना तो वो ओपन कर सकती है शेड्यूल सी के इंडस्ट्रीज भी। उसके बाद अब क्या हुआ, अब रेजोल्यूशन, यानी कि अब स्टेटमेंट आई, ठीक है, रेजोल्यूशन के बाद स्टेटमेंट आई। सेम होता है रेजोल्यूशन और स्टेटमेंट, थोड़ी सी फर्क होती है, रेजोल्यूशन बहुत ही मतलब ज्यादा होता है, इसको उनका मतलब जो मोटिव होता है वो टारगेट अचीव करने होते हैं, स्टेटमेंट थोड़ा रिलैक्सेशन होती है। ओवरऑल दोनों एक ही बात है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 में, इसमें क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। डिसेंट्रलाइजेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, यानी कि डिसेंट्रलाइज हुई। अगर पहले कहीं पे थी, एक जगह पे सेंट्रलाइज थी, अब थोड़ा दूसरी जगह पे भी इंडस्ट्री जाएगी, यहाँ पे विलेज में जैसे हमने पढ़ा पंचायती राज पे, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज अब मतलब ये हुआ कि अब गांवों पे भी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी बन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोशन ऑफ डी, इसका मतलब ही था कि हम प्रमोट कर लेंगे कॉटेज एंड स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी, यहाँ पे इंडस्ट्रीज को नहीं, सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, यानी कि जो छोटे छोटे प्रोडक्शन करेगी, छोटे छोटे गुड्स बनाएगी, डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। नंबर फर्स्ट पे रखा था कॉटेज एंड हाउस होल्ड सेक्टर इंडस्ट्री, टिन्नी स्केल इंडस्ट्री, उसके बाद था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। ये 3 कैटेगरी थी इसकी। और ये अप्रोच था बॉटम अप। बॉटम अप और टॉप अप 2 अप्रोच होते हैं, एक हुआ बॉटम, एक हुआ टॉप डाउन, दूसरा होता है बॉटम अप। बॉटम अप यानी कि हमने देखा कि स्मॉल स्केल, यानी कि थोड़ा ये मतलब गांवों पे ही रहेगी, विलेज इंडस्ट्रीज गांवों से ऊपर जाएगी, यानी कि बॉटम टू अप, ठीक है, इसको बॉटम अप अप्रोच बोलता है। दूसरा हुआ टॉप डाउन, जो ऊपर से ही नीचे आते हैं, ठीक है। तो 2 अप्रोच होते हैं। दिस मीटिंग विल बी एक्सपायर, इसका सेशन आउट होने वाला है अभी, चलो ठीक है, 10 मिनट है अभी हमारे। आपको समझ आ रहा है? अब देखो इंडस्ट्रियल, इसके बाद जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं। पहले 2 आपको इंपॉर्टेंट थे, उनके फीचर्स अच्छे से लिखा मैंने, वो याद करना आप अच्छे से। और इस पे है इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980। इस पे क्या था, कुछ खास नहीं, सिर्फ मॉडर्नाइजेशन लाया, इंडस्ट्रीज को हम मॉडर्नाइज कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा टेक्नोलॉजी जो है उसको अपग्रेड कर लेंगे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन लाया। और हाँ, दूसरी बात ये है कि लाइसेंस, अब तक लाइसेंस को क्या मतलब बहुत सारे रिजिड प्रोसीजर्स थे, अब इन्होंने क्या बोला, बोला लाइसेंस का हम थोड़ा स्कोप रिड्यूस कर लेंगे, ताकि उतना टाइम नहीं लगेगा एक इंडस्ट्री को सेट करने में, लाइसेंस को मतलब प्रिपेयर करने में, उस चक्कर में पढ़ने को, ठीक है। तो थोड़ा उसका स्कोप रिड्यूस किया और प्रोसीजर थोड़ा सिंप्लीफाइड किया, ठीक है। डी लाइसेंसिंग अभी कंसेप्ट नहीं है 1991 में आप देखोगे, लेकिन लाइसेंस है, अब भी लाइसेंस जरूरत है, बट थोड़ा स्कोप रिड्यूस किया, यानी कि प्रोसीजर को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, रिजिडिटी खत्म की, फ्लेक्सिबिलिटी लाया। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट 1991 एलपीजी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। 1991 में क्या हुआ, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई। इस पे एलपीजी भी बोलते हैं, एल फॉर लिबरलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रीज लिबरलाइज हुई, ठीक है। प्राइवेटाइज हुआ बहुत सारा, ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल लेवल में। ये इंडिया नहीं, आप इकोनॉमी में पढ़ोगे इस पे, मतलब इंडिया पहले मानता नहीं था एलपीजी का कंसेप्ट। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा इनको मतलब क्राइसिस हुई, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, तो फिर इन्होंने वर्ल्ड बैंक को बोला कि हमें लोन दे दो आप, ठीक है। तो उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी, बोला यार अपनी इंडस्ट्रीज को आप थोड़ा लिबरलाइज, अपना एलपीजी आप अडॉप्ट कर लो, उस पर देखो उन कंडीशन अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो हम लोन देंगे, वो आप इकोनॉमी में पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे आप याद रखो, ये भी हमें मतलब एलपीजी का कंसेप्ट यहाँ पढ़ना नहीं, अब थोड़ा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में क्या हुआ, इन्होंने बोला अब हम रिड्यूस कर लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल कंट्रोल्स ओवर द इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो हम गवर्नमेंट, अब इसको बहुत सेंट्रलाइज किया हमने, सारा काम स्टेट के अंडर रखा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को मौका ही नहीं मिलता है यहाँ पे, या कंपटीशन कम हो रहा है। कंपटीशन कम होने की वजह से क्या हो रहा था वहाँ पे ना, आपको पता है जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होगा क्वालिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि कंपीट कर रहे हैं 2 चीजें। लेकिन यहाँ पे स्टेट को मर्जी थी, जो करती जिस तरह से कंट्रोल करती। लेकिन अब क्या हुआ 1991 में, इन्होंने रिड्यूस किया एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ठीक है। अब ऑटोनॉमी मिलेगी इनको।
प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा ऑटोनॉमी मिलेगी। देखो इन्होंने फर्स्ट किया डी रिजर्वेशन, ठीक है, जहां पे हमने देखा कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज को इन्होंने रिजर्व किया था, जहां पे हमने देखा पहले आर्म्स थे, ठीक है, उसके बाद फिर 17 जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी उनको रिजर्व किया था सिर्फ स्टेट के लिए। यहाँ पे डी रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन हटा दी, डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर की रिजर्वेशन को हटा दिया। सिर्फ सिर्फ अब प्रेजेंट इस डेट में, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज, ये दो ऐसे सेक्टर है जहां पे पब्लिक सेक्टर ही, ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर के ही रिजर्व रखा है, पब्लिक सेक्टर के लिए ही रिजर्व रखा है। किनको? एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज को, बाकी सब को प्राइवेटाइज किया है, ठीक है। तो फर्स्ट इस पे फीचर आया था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में डी रिजर्वेशन, यानी कि पब्लिक सेक्टर को हम डी रिजर्व करेंगे, इसकी रिजर्वेशन हटा देंगे हम। उसके बाद देखिए, हाँ, डी रिजर्वेशन, डी लाइसेंसिंग, इसका मतलब होता है, अब तक हमने ऊपर देखा कि लाइसेंस का जो प्रोसीजर था उसको थोड़ा क्या किया, उसको उसका स्कोप रिड्यूस किया, सिंपलीफाई किया। लेकिन इन्होंने क्या बोला यहाँ पे 1991 में, बोला हम लाइसेंस को ही खत्म कर लेंगे, बस इंपॉर्टेंट जगहों पे लाइसेंस का ये रखेंगे प्रोसीजर, बाकी ओवरऑल हम इसको डी लाइसेंसिंग करेंगे, ठीक है, इंडस्ट्रीज को। तो प्रेजेंटली आज की डेट में 4 जगह पे लाइसेंस की जरूरत होती है। लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड इन एरोस्पेस इक्विपमेंट्स, ठीक है, या हैजर्डस केमिकल्स, अगर इसकी कोई इंडस्ट्री बनानी है तो इसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत होती है। एक्सप्लोसिव्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्सप्लोसिव्स की भी इंडस्ट्री बन जाए तो इसके लिए भी प्रायर इनको मतलब गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए थ्रू लाइसेंस, ठीक है। और टबाको, सिगार, सिगरेट्स वगैरह, ये 4 ऐसे हैं जहाँ पे लाइसेंस बहुत जरूरी है, बाकी सब जगह पे डी लाइसेंस का कंसेप्ट है। उसके बाद डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ डिस इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने, अब क्या जो अपनी इंडस्ट्रीज थी उनको डिस इन्वेस्टमेंट किया, उनसे इन्वेस्टमेंट नहीं किया अभी, ठीक है। तो कहीं जगह पे बहुत इंडस्ट्रीज थी जिनको इन्होंने अब सेल किया गवर्नमेंट ने। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज रिड्यूस, ठीक है, अब गवर्नमेंट ने अपना शेयर कम करने लगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को, यार अपनी माइक ऑफ करो, किसी की माइक ऑन है, पुलिस शोर आ रहा है, तो रिड्यूस किया इन्होंने। और कंपटीशन अब बढ़ जाएगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आया, ठीक है, कंपटीशन ज्यादा हुआ, तो उससे क्या हुआ, बेटर क्वालिटी आई। माइक ऑन है किसी की। और उसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या था इसका, लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइज किया, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन बोला यार चलो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हम लाएंगे अपने इस पे, अपनी कंट्री पे, ठीक है, तो लिबरलाइज किया, मेकिंग प्रोसीजर इजी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब तक बहुत रिजिड था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भी करता था यार उनको बहुत सख्ती होती थी, ठीक है। अब एफडीआई का भी कंसेप्ट आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो आप सब इकोनॉमी में पढ़ोगे, फिलहाल आपको यहाँ ही इतना ही जरूरत है आपको। तो मेकिंग प्रोसीजर इजी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब जो भी फॉरेन प्राइवेट कंपनी होगी या कोई भी होगा प्राइवेट, तो वो क्या करेंगे, वो इन्वेस्ट कर लेंगे इंडिया में, ठीक है, इंडस्ट्रीज बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने अब लिबरलाइज किया। उसके बाद जो इट इज ए फर्स्ट सच industrial policy in which foreign companies get majority stake in India, more than 50% stake मिला। ये पहली ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी हिंदुस्तान में जहां पे फॉरेन कंपनीज को भी स्टेक मिला, लेकिन कितना मिला, मोर देन 50%, यानी कि 50% से भी ऊपर मिला। उसके बाद एक एक्ट था MRTP एक्ट 1969 पे आया था, ये देखो इसका क्या मकसद था, इसका पूरा अगर ये भी याद रखो, फुल फॉर्म इसकी मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, MRPTP एक्ट भी बोला जाता है। इसमें क्या था, ये प्रोहिबिट करता था मोनोपोली ऑफ ट्रेड। मोनोपोली का मतलब होता है जहाँ पे सिंगल, यानी कि एक को ही एडवांटेज मिले, वही मतलब फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को ही एडवांटेज मिले कि आप पर्टिकुलर गुड को सेल करो। इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड को भी प्रोहिबिट किया, इलीगल प्रैक्टिसेस को भी प्रोहिबिट किया, इन्होंने बोला नहीं मोनोपोली नहीं चलेगी, ठीक है। तो उसके बाद ये MRTP एक्ट रिप्लेस हुआ बाय कंपटीशन एक्ट 2002। इसने क्या किया,
देखिए इससे क्या हुआ टू प्रमोट, इस एक्ट को जब रिप्लेस किया तो इसने कहा चलो हम कंपटीशन को ही अब प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो इस एक्ट को बनाया गया कि कंपटीशन यहाँ पे प्रमोट होगा, बहुत सारा कंपटीशन होगा, जैसे क्वालिटी गुड्स होंगे और प्राइसेस भी थोड़ा कम हो जाएंगे। अब इसके आउटकम क्या रहे, आउटकम्स आप ये याद रखो, डिक्लाइन इन ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को ही रिड्यूस किया तो ब्यूरोक्रेसी का प्रेशर ही डिक्लाइन हुआ यहाँ पे, ठीक है, कम हुआ ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर। उसके बाद लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, क्योंकि हमने देखा क्या हुआ वहां पे, डी रिजर्वेशन हुआ पब्लिक सेक्टर का, डिस इन्वेस्टमेंट हुआ पब्लिक सेक्टर का, इसलिए पब्लिक सेक्टर का रोल लिमिटेड रहा। और एक बात, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हुआ है और प्राइवेटाइजेशन सेक्टर भी आया, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी आई इंडिया पे, ठीक है। ये सारा हुआ जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, ग्लोबलाइज किया, ठीक है, तो प्राइवेटाइज भी किया।